टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जीके सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में जो है हम एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में सिंधु घाटी सभ्यता और साथ ही साथ हमने वैदिक सभ्यता, वेदों के बारे में जाना था। उसके बाद हमने जो है वो वैदिक काल में वैदिक कालीन नदियों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। इस पार्ट में जो हम महाजनपद काल से हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर इस वीडियो में फोकस होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल से। महाजनपद, आपको याद रखना है कि महाजनपद कितने होते थे। तो महाजनपदों की जो संख्या है वो 16 है। 16 जो है वो महाजनपद होते थे। महाजनपद की जो जानकारी है वो हमें बौद्ध साहित्य से मिलती है, जैन साहित्य से मिलती है। क्वेश्चन आता है कि किस बौद्ध साहित्य में जो है वो 16 महाजनपद का उल्लेख है। तो बौद्ध साहित्य आपको अंगुत्तर निकाय याद रखना है और जैन साहित्य आपको भगवती सूत्र याद रखना है। एक और क्वेश्चन यहीं से बनता है कि अष्टाध्यायी एक बुक है, पाणिनि की बुक। हमने जो है वो साहित्य जो हमने इससे पिछले जो हमने प्राचीन साहित्य में जो हमने बुक्स पढ़ी थी, हमने उसमें अष्टाध्यायी की बात की थी। अष्टाध्यायी पाणिनि की बुक है। तो पाणिनि में 22 महाजनपद का जो है वो उल्लेख मिलता है। तो महाजनपद से क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि महाजनपद की राजधानियां आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो हम एक बार सभी राजधानियां एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले काशी महाजनपद की राजधानी है वाराणसी। कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में हुए थे। हमने पिछले पार्ट में ये डिटेल में डिस्कस किया था। अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। वज्जी महाजनपद की राजधानी है वैशाली। मल्ल महाजनपद की राजधानी है कुशीनगर और पावापुरी में जो है वो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। हमने पिछले पार्ट में ये भी देखा था। चेदी की जो राजधानी है वो शक्तिमती है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर या फिर इंद्रप्रस्थ है। पांचाल की 2 राजधानियां है, कांपिल्य और अहिच्छत्र। ओके। मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर ने पांडवों ने क्या किया था, विराटनगर में अपना अज्ञातवास बिताया था। ओके। शूरसेन की राजधानी है मथुरा। अश्मक की राजधानी है पोतन और प्रतिष्ठान। अवंती की राजधानी है उज्जैन और महिष्मती और गांधार की राजधानी है तक्षशिला। ये हुए हमारे 14 महाजनपद। 15वां जो हमारा महाजनपद है वो है कंबोज की राजधानी है हाटक। और मगध जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, उसकी जो राजधानी है वो बदलती रहती है। वो गिरिब्रज होती है, राजगृह होती है और पाटलिपुत्र जो है वो मगध महाजनपद की राजधानी होती है। यहां से क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से महाजनपद है जिनकी राजधानियां जो है वो भारत से बाहर है। तो वो 2 ऐसे महाजनपद है, गांधार और कंबोज, जिनकी राजधानियां जो है वो भारत से बाहर है। तक्षशिला पाकिस्तान में है और हाटक जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। एक और क्वेश्चन यहां से अश्मक महाजनपद से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। तो वो अश्मक महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है, जिसकी राजधानी है पोतन और प्रतिष्ठान। अब ये सभी महाजनपद की राजधानी एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेना, इससे क्वेश्चन बनने के चांस बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको इन जो नोट्स की, हैंड रिटन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में है टुडे जीके 97 में आप हमारे को कांटेक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। हम अब राजवंश के बारे में जान लेते हैं। राजवंश हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया। हम डिटेल में तो इन वंश को कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन वंश से रिलेटेड आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हें हम डिटेल में जो है वो एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हर्यक वंश से। हर्यक वंश का जो संस्थापक था, हर्यक वंश के संस्थापक था बिंबिसार का नाम आप याद रखेंगे कि जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश का जो है वो संस्थापक था। आखिरी शासक हर्यक वंश का था नागदशक और राजधानी हर्यक वंश की थी राजगृह। हम ये 3 पॉइंट्स सभी वंश से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। संस्थापक कौन था, आखिरी शासक कौन था और राजधानी क्या थी उस वंश की। ओके। नेक्स्ट वंश है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वो शिशुनाग होता है। आखिरी शासक नंदीवर्धन होता है और राजधानी जो होती है वैशाली होती है शिशुनाग वंश की। नेक्स्ट है नंदवंश। नंदवंश से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि नंदवंश का संस्थापक कौन होता है। नंदवंश का संस्थापक होता है महापद्मनंद जो होता है वो
नंद वंश का संस्थापक हमें देखने को मिलता है, महापद्म नंद। आखिरी शासक नंद वंश का कौन होता है? आखिरी शासक जो नंद वंश का होता है वो होता है घनानंद, और नंद वंश की राजधानी होती है पाटलिपुत्र, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वंश है मौर्य वंश। मौर्य वंश से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, आप जानते होंगे। आखिरी शासक मौर्य वंश का है बृहद्रथ और राजधानी है पाटलिपुत्र। ये आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, संस्थापक कौन है वंश का, आखिरी शासक कौन है और राजधानी कौन है। घनानंद के बारे में पूछ लिया जाता है कि नंद वंश का आखिरी शासक कौन है, घनानंद है, और मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद मौर्य वंश से कुछ और क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपके एग्जाम में, जैसे मौर्य वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे। मौर्य वंश के प्रमुख शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, बिंदुसार और अशोक। क्या क्वेश्चन इनसे बनते हैं? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य की मदद से ही जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी, आप जानते होंगे। चाणक्य के जो है वो कुछ अन्य नाम भी जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त जो है वो चाणक्य के अन्य नाम है। चाणक्य की एक फेमस बुक है अर्थशास्त्र, जो है वो चाणक्य की एक बुक है, ये भी आप याद रखेंगे। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन होता है? जो है वो एक सेल्यूकस निकेटर होता है चंद्रगुप्त मौर्य में, उसका जो एक राजदूत है मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर होता है वो, उसका राजदूत होता है मेगास्थनीज। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है वो सेल्यूकस निकेटर उसे भेजता है। तो मेगास्थनीज से क्या क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज की किताब का क्या नाम है? इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की किताब है, जिसमें मौर्य काल की हमें जानकारी देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य से यह भी क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इतने ही पॉइंट्स आपको चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड याद रखने हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य है, चाणक्य के अन्य नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, और किताब का नाम जो है वो चाणक्य के अर्थशास्त्र है। एक सेल्यूकस निकेटर होता है, वो अपने राजदूत मेगास्थनीज को जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है। मेगास्थनीज की किताब का नाम इंडिका होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है वो जैन धर्म का अनुयायी होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, आपको सभी पॉइंट्स यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, आपको सभी पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकंड प्रमुख शासक होता है मौर्य वंश का, वो होता है बिंदुसार। बिंदुसार जो होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है। बिंदुसार से क्या क्वेश्चन आता है कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। किस संप्रदाय का? आजीवक संप्रदाय का। और जो है वो एक तक्षशिला विद्रोह होता है बिंदुसार के शासनकाल में, तक्षशिला विद्रोह होता है, जिसमें जो है वो बिंदुसार के एक पुत्र अशोक ने जो है वो उस तक्षशिला विद्रोह को दबाया था। किसने? अशोक ने। तो अशोक नेक्स्ट जो है वो शासक होता है मौर्य वंश का, इंपॉर्टेंट शासक है। कई बार क्वेश्चंस जो है वो अशोक से बन जाते हैं एग्जाम में। क्या क्वेश्चन बनते हैं कि अशोक का एक फेमस युद्ध है कलिंग का युद्ध। कब हुआ था ये कलिंग का युद्ध? 261 BC, 261 ईसा पूर्व में जो है ये कलिंग युद्ध का युद्ध हुआ था। कौन से अशोक के अभिलेख में ये इस युद्ध का अभिलेख मिलता है? तो 13वें अभिलेख में जो है वो कलिंग युद्ध का अभिलेख मिलता है। तो ये कलिंग युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? कलिंग जो युद्ध हुआ था वो अशोक और कलिंग राजा के बीच में हुआ था। कलिंग राजा का नाम था नंदराज, जिसमें अशोक जो है वो विजय हो गए थे। तो ये हो गया कलिंग युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन, जो अशोक से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और अशोक के टाइम में क्या हुई थी? एक थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी। हमने बौद्ध धर्म में जो है वो पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। जो थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी वो जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। 251 ईसा पूर्व में जो है वो अशोक के कार्यकाल में जो है वो थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसे आप जरूर देख लें। डेफिनेटली यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में 100% यहीं से जो है वो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है अशोक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने की थी। ये होगी अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन। अशोक से एक दो और क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलते हैं। अशोक के अभिलेख से क्वेश्चन बनते हैं कि जो अशोक के अभिलेख है वो सर्वप्रथम जो है वो सफलता किसे मिली थी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में? तो जेम्स प्रिंसप, ये भी फेमस क्वेश्चन है। जेम्स प्रिंसप को जो है वो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिली थी। और अशोक का एक अन्य नाम है देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी जो है वो अशोक का नाम है। इतने पॉइंट आप अशोक से रिलेटेड याद रखेंगे। बीच में हम एक पॉइंट भूल गए हैं सिकंदर से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोक से रिलेटेड क्या पॉइंट्स, सिकंदर से रिलेटेड क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं? सिकंदर से रिलेटेड आपको पॉइंट याद रखने हैं कि सिकंदर का सबसे पहले उपनाम था अलेक्जेंडर। सिकंदर एक मैसोडोनिया का शासक था। मैसोडोनिया का शासक, कई बार एग्जाम में होता है कि सिकंदर जो है वो कहाँ का शासक था? मैसोडोनिया या फिर मकदोनिया का एक शासक था। सिकंदर था वो भारत आया था।
तो डेट पूछते हैं कि कौन सी डेट को जो है वो सिकंदर भारत आया था, तो वो 326 बीसी में सिकंदर भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? घनानंद के शासनकाल में आया था। ये वही घनानंद है जो नंद वंश का हमने आखिरी शासक पढ़ा है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित किया था। ओके, और 325 ईसा पूर्व में भारत से चला भी गया था। तो 19 महीने जो है वो सिकंदर भारत में रहा था। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब जो है वो सिकंदर भारत आया था। ये कहां का शासक था? मैसेडोनिया का ये शासक था। सिकंदर से रिलेटेड एक युद्ध आपको याद रखना है, वितस्तता का युद्ध, या फिर जिसे झेलम या फिर हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहते हैं। ये कब हुआ था? जब सिकंदर आया होगा। 326 बीसी में ही ये सिकंदर का युद्ध होता है, वितस्तता का युद्ध। किसके साथ ये युद्ध होता है? राजा पोरस या फिर राजा पुरु भी कहते हैं, उसके साथ ये युद्ध हुआ था, जिसमें जो है वो सिकंदर जो है वो विजयी होता है और राजा पोरस की इसमें हार होती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि वितस्तता का युद्ध कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था। और साथ में आप एक और पॉइंट याद रखेंगे कि सिकंदर जो है वो ब्यास नदी को पार करने में असफल रहा था। ब्यास नदी को, तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी को जो है वो सिकंदर पार करने में असफल रहा था? तो ब्यास नदी को पार करने में जो है वो सिकंदर असफल रहा था और वो वापस लौट गया था अपने। तो इतने पॉइंट आपको सिकंदर से रिलेटेड याद होने चाहिए। हमने अशोक से रिलेटेड पॉइंट पढ़े, सभी पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमने आज महाजनपद काल से स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने राजवंश से रिलेटेड उनके संस्थापक, आखिरी शासक और राजधानी के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड डिटेल्ड डिस्कशन की, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में और अशोक जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक था उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और बाद में हमने सिकंदर जो एक मैसेडोनिया का शासक था 326 बीसी में जो है वो भारत आया था, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन की। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुंग वंश। एक शुंग वंश है। शुंग वंश का संस्थापक कौन होता है? शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग और आखिरी शासक शुंग वंश का होता है देवभूति और राजधानी शुंग वंश की है विदिशा, मध्य प्रदेश में प्रेजेंटली ये राजधानी है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन है कि शीशे के सिक्के जो है वो भारत में किसने चलाए? तो शीशे के सिक्के जो है वो सातवाहन वंश ने भारत में चलाए। ये वंश का आप नाम याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सोने के सिक्के जो है वो भारत में कब चलाए गए, जो है वो किसने चलाए थे? तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि किसने ये सोने के सिक्के चलाए थे? तो यूनानियों ने ये सोने के सिक्के चलाए थे। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हर्ष संवत। यहां से तो कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। क्या क्वेश्चन मिलता है कि विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? तो 57 बीसी से आरंभ हुआ, तो विक्रमादित्य ने यह आरंभ किया था। उसके बाद शक संवत 78 एडी में स्टार्ट हुआ। कनिष्क के शासनकाल में ये जो है वो कनिष्क ने ये स्टार्ट किया था ये शक संवत। और ये जो है वो कनिष्क से रिलेटेड आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कनिष्क को जो है वो कुषाण वंश से जो है वो कनिष्क जो है वो संबंधित था और कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। जो फोर्थ बौद्ध संगीति थी, जो चौथी बौद्ध संगीति थी कश्मीर में जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी। ये पॉइंट आपको कनिष्क से रिलेटेड याद रखना है। तो ये विक्रम संवत और शक संवत की डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है कि 57 बीसी में विक्रम संवत आया था और शक संवत 78 एडी में आया था। 78 ईस्वी और ईसा पूर्व में भी आप देख लेंगे कि ईस्वी लिखा है या फिर ईसा पूर्व लिखा है। 78 ईस्वी में शक संवत आया था। गुप्त संवत जो है वो 319 ईस्वी में आया था और चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का था चंद्रगुप्त प्रथम, उसके जो है वो शासनकाल में उसने जो है वो गुप्त संवत आरंभ किया था, ये हम कह सकते हैं। और हर्ष संवत जो है वो 606 ईस्वी में आया था। वर्धन वंश के हर्षवर्धन ने ये स्टार्ट किया था हर्ष संवत। तो ये चारों जो डेट्स है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये किसने आरंभ किए थे ये संवत, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्त वंश की। गुप्त वंश के बारे में आपको याद रखना है कि गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का जो है वो स्वर्ण काल कहा जाता है। किस वंश को? गुप्त वंश को। गुप्त वंश के संस्थापक आपको याद रखने हैं श्रीगुप्त थे। उसके बाद गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं, जिसने जो है वो गुप्त संवत भी चलाया था 319 ईस्वी में। और सोने के सिक्के, गुप्त क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश में जो है वो गुप्त शासक कौन सा गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? तो वो होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए, तो यूनानियों ने चलाए थे। ये दो क्वेश्चन है, आप डिफरेंस इन क्वेश्चन में समझ गए होंगे। वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम है और संस्थापक गुप्त वंश का श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे महान शासक था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो गुप्त वंश का एक सबसे महान शासक था। नेक्स्ट आपको याद रखना है एक शासक गुप्त वंश का, यह है चंद्रगुप्त सेकंड। सबसे पहले हमने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा, जो
कि जो कि वास्तविक संस्थापक था गुप्त वंश का। और चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो, उससे रिलेटेड आपको पॉइंट ये याद रखना है कि चांदी के सिक्के जो है वो किस गुप्त शासक ने चलाए थे? चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है वो चांदी के सिक्के चलाए थे। और आपको क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि एक चीनी यात्री था फाहयान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहयान जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। और चंद्रगुप्त के शासनकाल को साहित्य और कला का भी स्वर्ण युग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त सेकंड। और आपको गुप्त वंश से रिलेटेड क्या क्वेश्चन याद रखने हैं कि गुप्तों के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। गुप्तों के सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और गुप्तों के चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था। गुप्त वंश का अंतिम शासक हमें कौन मिलता है? विष्णुगुप्त मिलता है। जबकि हमने संस्थापक कौन पढ़ा था? संस्थापक हमने श्रीगुप्त पढ़ा था। उसके बाद हमने वास्तविक संस्थापक जो हमने चंद्रगुप्त प्रथम की बात की थी। सबसे महान शासक हमने गुप्त वंश का समुद्रगुप्त पढ़ा, जो भारत का नेपोलियन भी जिसे कहा जाता है। और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में हमने फाहयान के बारे में पढ़ा कि फाहयान भारत चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी पॉइंट को आप स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्धन वंश के बारे में। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति जो है वो वर्धन वंश के संस्थापक है। पुष्यभूति जो है वो वर्धन वंश के संस्थापक है। और वर्धन वंश में हमें एक इंपॉर्टेंट शासक मिलता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से रिलेटेड पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं? हमने स्टार्टिंग में रिवाइज किया था कि हर्षवर्धन जो है वो, हर्षवर्धन ने हर्ष संवत स्टार्ट किया था। कब किया था? 606 ईस्वी में जो है वो हर्षवर्धन ने हर्ष संवत जो है वो स्टार्ट किया था। उसके बाद हर्षवर्धन की जो कुछ इंपॉर्टेंट साहित्य है जो हर्षवर्धन ने लिखे हैं, आपको याद रखने हैं। एक तो रत्नावली इंपॉर्टेंट है, नागानंद हर्षवर्धन ने लिखा है, और प्रियदर्शिका। ये तीन आपको हर्षवर्धन के जो है वो साहित्य देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट के भी कुछ साहित्य है, जैसे कादंबरी हो गए। हर्ष चरित्र किसने लिखा है? तो ये बाणभट्ट के ये साहित्य है जो बाणभट्ट ने लिखे थे। ये आप याद रखेंगे, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि कादंबरी किसने लिखा है, हर्ष चरित्र किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने ये लिखे हैं। और हर्षवर्धन के रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के दरबार में जो है वो चीनी यात्री ह्वेनसेंग सांग आया था। तो सबसे पहले हमने फाहयांग के बारे में पढ़ा जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। और हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। कब आया था? 629 ईस्वी में आया था और 644 ईस्वी तक भारत में रहा था। यह लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा था ह्वेनसांग। चीनी यात्री थे दोनों, फाहयान भी चीनी यात्री था और ह्वेनसांग भी चीनी यात्री था। फाहयान जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था और जो ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के टाइम में आया था 629 ईस्वी में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। हर्षवर्धन से रिलेटेड आप पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि हर्षवर्धन का एक युद्ध होता है पुलकेशिन द्वितीय के साथ। कब होता है? 634 ईस्वी में हर्षवर्धन का युद्ध होता है पुलकेशिन द्वितीय के साथ। नर्मदा नदी के किनारे होता है ये युद्ध, जिसमें हर्षवर्धन जो है वो विजय हो जाता है। इस युद्ध की जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? तो ये एहोल अभिलेख आप याद रखेंगे। एहोल अभिलेख से जो है वो इस युद्ध की जानकारी मिलती है। अभिलेख से इस यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि किस अभिलेख से हमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध की जानकारी मिलती है। उसके बाद एक दो और क्वेश्चन आप देख लेंगे, जैसे सर्वप्रथम जो है वो सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? सर्वप्रथम भारत पे जो है वो मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसको सफलता भी मिली थी? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था? सिंध राजा दाहिर को जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था और सिंध से सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था सिंध पर। ये पॉइंट आप जजिया कर से रिलेटेड याद रखेंगे कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, जो सर्वप्रथम जो है वो जिसे सफलता मिली थी मुस्लिम आक्रमणकारी ये था सिंध राजा दाहिर को जो इसने हराया था। उसके बाद हमने मुस्लिम आक्रमण के कार्य के बारे में पढ़ा। अब हम भारत के कुछ तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाते हैं। तुर्क आक्रमण जो है वो महमूद गजनबी के मिलते हैं और मोहम्मद गौरी के मिलते हैं। मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी के जो है वो आक्रमण से जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को कई बार मिल जाता है। मोहम्मद गजनबी ने जो है वो स्ताराबाद जो है वो भारत पर आक्रमण किया था। तो हम कुछ आक्रमण देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है महमूद गजनबी के, जैसे 16वां आक्रमण महमूद गजनबी का। 16वां आक्रमण जो है वो महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में किया था। सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था। गुजरात में सोमनाथ मंदिर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आक्रमण है मोहम्मद गजनबी का।
नेक्स्ट है 17th आक्रमण, जो लास्ट आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने, ये जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में जो है वो महमूद गजनबी ने ये आक्रमण किया था। अब हम मोहम्मद गौरी के कुछ युद्ध देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी का प्रथम युद्ध आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 जो है वो 1191 ईस्वी में जो है वो देखने को मिलता है। मोहम्मद गौरी का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान सेकंड के मध्य ये युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाता है मोहम्मद गौरी से। उसके बाद क्या होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध अगले वर्ष ही हो जाता है 1192 ईस्वी में। फिर से जो है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये फिर से युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। डेट्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, तराइन के प्रथम युद्ध की और तराइन के द्वितीय युद्ध की। ये फिर से जो युद्ध होता है इसमें अब की बार इसमें मोहम्मद गौरी जो है वो विजय हो जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट युद्ध आपको याद रखने हैं। एक और इंपॉर्टेंट युद्ध आपको याद रखना है मोहम्मद गौरी का चंदावर का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। कन्नौज शासक के साथ जो है वो मोहम्मद गौरी ने युद्ध किया था, जिसमें जो है वो जयचंद कन्नौज का शासक था जो हार गया था और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीत गया था। ये 1194 ईस्वी में ये चंदावर या फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध है जो मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने रिवाइज किया। सबसे पहले हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने राजवंश से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए, उसके बाद हमने मौर्य साम्राज्य को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया, अशोक के बारे में पढ़ा और सिकंदर के बारे में भी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। उसके बाद हम कुछ जो है वो शुंग वंश के बारे में पढ़ते हैं और कुछ संवत के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है इनके बारे में। उसके बाद हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा। गुप्त वंश में हमने चंद्रगुप्त प्रथम और हमने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ा, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने वर्धन वंश के बारे में डिस्कस किया और हर्षवर्धन जिसमें प्रमुख शासक था। लास्ट में हमने जो है वो कुछ आक्रमण के बारे में पढ़ा, जैसे मुस्लिम आक्रमण हो गए, तुर्क आक्रमण हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है हमने एंशिएंट हिस्ट्री के जो है वो 2 पार्ट्स में हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप कभी नहीं भूल सकते, इन पॉइंट्स को हमने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कवर कर लिए हैं। तो आप हमारे चैनल को जो है वो लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे और कमेंट करेंगे कि आप अपने सजेशन बता सकते हैं, आपको किस तरीके की वीडियो आपको हमारे जो है वो हमसे देखने को चाहिए। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ।